सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फिर से बात करने वाले हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजीस कोर्सेज की एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और उसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने कुछ एडमिशन पॉलिसीज़ जो अपनी बुकलेट में पब्लिश किए हैं। आपको अगर वो बुकलेट चाहिए तो आप जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से वो बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आज मैं मेन बातें आपको बताना चाहूँगा इस सारे एडमिशन प्रोसेस की, जो शायद आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करती होंगी। शायद बड़े सारे बच्चे एक दूसरे को कुछ अलग से रूमर्स फैला देते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो होगा। तो मैं सिंपली बता देना, सिंपली वर्ड में बता दूंगा आपको कि क्या होना है और क्या नहीं होना है और क्या क्या कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आ रही हैं। मेरे को बताने से पहले ही मैं आपके माइंड को रीड कर लेता हूँ कि क्या क्या कन्फ्यूज़न आपको इन फ्यूचर आने वाली हैं। तो थोड़ा सा इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये पूरी बुकलेट को मैं डिफरेंट वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने लगे तो 1-2 घंटे की बन जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं मेन एडमिशन पॉलिसीज़। इसके बड़े सारे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जिसने फिल किया है वो ही एलिजिबल होगा एडमिशन के लिए। जिस बच्चे ने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म नहीं फिल किया वो कभी भी एलिजिबल नहीं होगा। जो डेट यूनिवर्सिटी ने दी है उस डेट के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। अगर नहीं कर पाए तो रह गए, यहीं से आपका काम खत्म हो जाएगा। दूसरा है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जिसके ऊपर कुछ पेमेंट्स दे के आप उस सीट्स में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी उस सीट्स के मेरिट में आना पड़ता है। क्या होती हैं सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स, इसको डिटेल में अगर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। यहाँ से 1-2 साल पहले की मैंने बनाई हुई है वीडियो, वो मैं दे देता हूँ आपको लिंक, उससे पूरा डिटेल में आ जाएगा आपको। तो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए अगर आपको जाना हो तो आपका अभी से जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें वो ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा और उसके लिए एक्स्ट्रा फ़ी पे करनी पड़ेगी, कुछ 700 सम अबाउट है। लेकिन अभी की एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए ऑप्शन नहीं ऑप्ट किया तो आगे जाके अगर आप कहते हो कि मैंने ये लेनी है तो आप नहीं ले पाओगे। वो ही ले पाएगा जिसने अभी ऑप्ट किया होगा। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और उसी में आपको अपनी प्रेफरेंसेस दे देनी है। सपोज़ एक बच्चा है, वो चाहता है कि शायद मेरा अगर मैथमेटिक्स में नहीं आ रहा नंबर तो फिजिक्स में आ जाए, फिजिक्स में नहीं तो केमिस्ट्री में आ जाए, नहीं तो बायो साइंस में आ जाए, किसी में आ जाए। तो उसके लिए उसको अलग अलग 4 फार्म नहीं फिल करने, एक ही करना है। उसी के अंदर आपको प्रेफरेंस की लिस्ट दिखेगी, आपको बस सेलेक्ट करना है कि पहली प्रेफरेंस क्या है मेरी, मैं पहले क्या सेलेक्ट करूं, किस कोर्स के लिए मेरा मेरिट चेक किया जाए, उसके बाद मेरा किस कोर्स के लिए सेलेक्ट किया जाए, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी तरह एक ही फार्म के अंदर सारी प्रेफरेंसेस आप फिल कर पाओगे। फोर्थ क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप एडमिशन रिजर्व्ड कैटेगरी से लेना चाहते हो और रिजर्व्ड कैटेगरी का डॉक्यूमेंट जब यूनिवर्सिटी आपसे मांग रही है तब आप नहीं दे पाते तो आपकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी, आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर कोई आप डॉक्यूमेंट देते हो जो अंडर प्रोसेस है वो भी ही नहीं माना जाएगा। तो रिजर्व कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि अपने अचीवमेंट कैटेगरीज में जैसे स्पोर्ट्स, कल्चर, एनसीसी, एनएसएस, बार्स एंड स्क्वाड्स, ये जो कैटेगरी हैं ये अचीवमेंट्स कैटेगरी में आती हैं। अगर इस कैटेगरी में आप एडमिशन लेते हो या लेना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट सारे अपने आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं है, एडमिशन भी नहीं है। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट जिसका मेरिट हाई है और वो एडमिशन नहीं ले पाया किसी वजह से, ठीक है, तो उसको फिर से वो सीट अलॉट हो सकती है अगर वो सीट वेकेंट है। ठीक है, अदरवाइज, ठीक है, तो अदरवाइज वो अपील कर सकता है। यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शंस रखती है अपीलिंग का
कि आपको ऐसे लगता है कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग थी, आप किसी वजह से उस दिन नहीं आ पाए, तो उसी दिन से एडमिशन कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, तो आप उन सीट्स के लिए अपील कर सकते हैं। सपोज जैसे मैं हूँ, मेरा मेरिट था, मेरी आज काउंसलिंग थी, मैं नहीं जा पाया किसी वजह से, मेरे से जो नीचे मेरिट वाला बच्चा उसको सीट मिल जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करो 10 सीटें थी, एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो गया, मुझे दोबारा नहीं एडमिशन मिलेगी। अगर आज मेरा एडमिशन का टाइम था, अगर मैं नहीं जा पाया तो मेरा काम ख़त्म हो गया वहीं से, मेरे से जो नीचे वाला बच्चा होगा उसको मिल जाएगी एडमिशन। लेकिन अगर फिर भी जिस कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, जिस कोर्स में मेरा नंबर आया था, उसमें अगर कुछ सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, तो मैं यूनिवर्सिटी को अपील कर सकता हूँ। एक अपील फार्म होता है, वो फिल करना होता है, वो एडमिशन के लास्ट में फिल होते हैं, कि मैं उनसे ये अपील कर सकता हूँ कि हाँ, मैं किसी वजह से नहीं आ सकता, अभी मेरा इसमें मेरिट है, मुझे ये सीट दे दी जाए। तब यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, यूनिवर्सिटी की जो कमेटी होती है अपील की, वो डिसाइड करती है कि सीट देनी है कि नहीं देनी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अगला, द सीट इन द रिजर्व कैटेगरी। अगर रिजर्व कैटेगरी की कुछ सीटें वेकेंट रह जाती हैं, तो वो जनरल कैटेगरी में तब्दील हो जाएंगी। अगर 10 रिजर्व कैटेगरी, अगर 10 सीटें हैं किसी कैटेगरी की और वो 5 ही फिल हो पाती हैं, तो जो 5 रह जाएंगी ना, वो जनरल कैटेगरी वालों को मिल जाएंगी, जनरल कैटेगरी में बदल जाएंगे। आपको एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ, जो जर्नल सीट्स होती हैं ना, दिस इज़ नॉट जनरल कैटेगरी। एक सीट्स होती हैं जर्नल सीट्स और एक होती हैं रिजर्व्ड सीट्स। जनरल सीट में रिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकता है। जब जर्नल लिस्ट निकलेगी ना, तो वो मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं निकलेगी, वो एक स्टेटस देख के नहीं निकलेगी कि ये एससी वाला बच्चा या एसटी वाला है या रिजर्व कैटेगरी वाला है या पेमेंट कैटेगरी वाला, ये नहीं। पहली सीट जो निकलेगी वो मेरिट के ऊपर निकलेगी, उसके बाद कैटेगरीज की सीट्स निकलती हैं। और कैटेगरी जैसे एससी की अलग से सीटें, एसटी की अलग से, एनएसएस की अलग से। ठीक है, अगर वो वेकेंट हो जाती हैं तो वो सीट तब्दील हो जाएगी जर्नल में, जर्नल सीट बन जाएगी, नॉट अ जर्नल कैटेगरी। जर्नल सीट मतलब उसको फिर जनरल कैटेगरी जो जर्नल लिस्ट में आया हुआ है वो कोई भी ले सकता है। सुपरन्यूमरी सीट्स सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स होती हैं। ठीक है, अगर ये सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स वेकेंट रहती हैं तो वेकेंट ही रहेंगी, ये नहीं बदलेंगी किसी भी में। 15 सीटें हैं फाइनेंशियल सीट्स, अगर 10 बच्चे ही एडमिशन लेते हैं तो 5 जो वेकेंट है वो वहीं रहेंगी, वो किसी में नहीं बदलने वाली। इन द इवेंट ऑफ नो कैंडिडेट इज अवेलेबल इन द फर्स्ट प्रेफरेंस। एक कोर्स की पहली लिस्ट निकलती है, कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं लेता, तो वो लिस्ट वहीं पे ख़त्म। वो जो बच्चे उस फर्स्ट लिस्ट में आए होंगे, उन बच्चों की जो सेकंड प्रेफरेंस होगी, वो बच्चे सेकंड प्रेफरेंसेस के कोर्सेज में चले जाएंगे, यानी कि उनका उस लिस्ट में नाम आएगा। आगे वो एडमिशन लेते नहीं लेते वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो लेकिन जो सेकंड प्रेफरेंस में वो बच्चे जाएंगे, वो वहाँ पे जो मेरिट बनता होगा उसमें जहाँ पे भी फॉल करते होंगे वहाँ पे आएंगे। ये नहीं है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में नंबर आया है तो सेकंड में भी आता ही होगा। शायद ऐसा होता है आपका सेकंड में नंबर आ रहा होगा, फर्स्ट में नहीं आ रहा होगा। ये तो मेरिट के ऊपर डिपेंड है, जिस जिस कोर्स का आपने जो मेरिट दिया है उसमें वो देखा जाएगा। इसके अलावा ये जो 10th पॉइंट है, ये डिपार्टमेंट का पॉइंट है, इसका आपसे कुछ नहीं लेना। जो ये आ गया था 11th, कैंडिडेट हु आर एडमिटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क। पहली लिस्ट की जब एडमिशन होगी, क्लास वर्क उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन क्लासेस भी साथ में चलती रहेंगी। लेकिन सपोज करो आज अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, मेरी एडमिशन आज से 10 दिन के बाद मेरा नंबर आता है, क्योंकि ये एडमिशन प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो जो पहले 10 दिन की जो पढ़ाई होगी ना, वो मुझे ही कवर करनी है खुद बैठ के। कोई मुझे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएगा, या एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी, और मुझे अपनी जो अटेंडेंस भी इसी तरह से मेकअप करनी है। तो अब पहली लिस्ट के ख़त्म होते ही, एडमिशन ख़त्म होते ही क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जो बाद में जो एडमिशन ले रहे हैं उनको अपना कवर अप खुद करना है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंटायर एडमिशन प्रोसेस, कुछ सीटें अगर वेकेंट रह जाती हैं तो डिपार्टमेंट उस सीटों को फिल करेगा ही।
मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में वैकेंट सीट नहीं रहेगी। जब तक वो फिल नहीं होती तब तक प्रोसेस चलता रहेगा उस सीट के लिए, चाहे 2 महीने लग जाए। ठीक है, ये मत सोचना कि पहली लिस्ट निकली, 15 सीटें थी, 10 बच्चों ने एडमिशन ली, दूसरी लिस्ट निकली, फिर एक बच्चे ने एडमिशन ली, फिर 4 सीटें निकली, फिर निकलती जाएंगी लिस्टें, 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 लिस्टें मैंने देखी हैं एक कोर्स की निकलती हुई। जब तक फिल नहीं होंगी सभी सीटें तब तक वो चलता ही जाएगा काम। ठीक है, अगला पॉइंट से आता है कि फीस फॉर ऑनलाइन फॉर्म। मुझे फ़ीस आपको पता है 850 फ़ीस आपको फिल करनी है। अदर कैटेगरी को लिए जो है वो 730 फ़ीस है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए आप तो करते हो तो 730 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अभी से 730 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए। अभी अगर वो नहीं दोगे तो वो दोबारा वाली सीट के लिए नहीं आ सकोगे। ठीक है, अचीवमेंट कैटेगरी है, जो बच्चे अचीवमेंट कैटेगरी में हैं तो उनको क्या करना है, अचीवमेंट कैटेगरी के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। इन केस ऑफ एडमिशन टू पीजी कोर्सेज एक्सेप्ट एमएड, एमपीएड, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर। आपको बता दूं, अचीवमेंट कैटेगरी के लिए वो बच्चे एलिजिबल होंगे अगर पीजी कोर्सेज में जाते हैं, एमएड, एमप्लैड, पीएबलेड को छोड़ के अपनी ग्रेजुएशन के पीरियड के अंदर जो उन्होंने अचीवमेंट्स ली होंगी वो ही एलिजिबल होंगी। ठीक है, ये ना हो कि आपने 12th क्लास में कोई अवार्ड जीता तो आप यहाँ पे आके बोलो कि नहीं मेरी भी यही अचीवमेंट है। नो, कॉलेज के अंदर, कॉलेज की पढ़ाई के अंदर आपने जो अचीवमेंट्स कैटेगरी की होंगी वही पॉइंट कंसीडर होंगे। इन केस ऑफ एमएड, एमपीपीएड या एमलिस, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेज, अब एमएड की अचीवमेंट कैटेगरी जो बीएड में की हो, ये याद रखना। एमएड की में जो अचीवमेंट कैटेगरी आप लगाने जा रहे हो वो कंसीडर होगी जो बीएड में अपने अचीवमेंट्स ली होंगी, नॉट की ग्रेजुएशन में। इसी तरह एमपीएड की जो बीपीएड में या एमएलएस की जो बीएलएस में। सो आप जिस कोर्स के बेस के ऊपर जाके एडमिशन ले रहे हो उस कोर्स में जो अचीवमेंट्स होंगी वो ही कंसीडर्ड होते। ये नहीं कि पीछे आप 10 साल पुराने भी उठा के ले आओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये लिखा है एमपीएड का बीपीएड में। अच्छा, अगर जो कोर्स होते हैं, एक BA LLB 5 ईयर एंड BA LLB 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जो अचीवमेंट्स जो गिनी जाती हैं वो 11th एंड 12th क्लास की गिनी जाती हैं। वो तो LLB 5 ईयर्स जो है वो नेचुरली आपको पता है 12th क्लास के बाद ही होती है, तो उसके तो शायद एडमिशन भी होगी यहाँ तक। अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए व्यक्ति को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये आपको पहले ही बता दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th ग्रेजुएशन, सभी सेमेस्टर की सभी मार्कशीट है। ठीक है, अचीवमेंट कैटेगरी है तो सभी अचीवमेंट कैटेगरी का एक PDF, रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसका सभी डॉक्यूमेंट। जब तक डॉक्यूमेंट होगा तभी प्रूफ होगा। ऐसे मुंह से आप बोल दो कि मेरी ये कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट है नहीं, तो वो कोई नहीं मानता। ये आपको भी पता है, इतना तो आपको सबको पता है। अंडर प्रोसेस कोई नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कह लो मैंने उस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मे भी उस कैटेगरी का बना। अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, जब बन के आता है वही फाइनल होता है। ऐसी तरह स्पोर्ट्स कल्चरल में भी जो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था तो मुझे भी उसमें ऐड करो। पार्टिसिपेशन किया था तो उसका डॉक्यूमेंट लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके आओ। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर नहीं माना जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ लिस्ट, जब यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर डेट बता देगी आपको कि इस डेट से हमने एडमिशन प्रोसेस करना है तो वो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट आ जाएंगी, ऑनलाइन आ जाएंगी। किसी को स्पेशली घर जाके नहीं बताया जाएगा कि तेरी लिस्ट निकल गई है या तेरा नाम आ गया है। ठीक है, वो आपको ऑनलाइन आपको यूनिवर्सिटी की इन टच में रहना होगा, तो लिस्टें सभी ऑनलाइन होंगी। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो एडमिशन प्रोसेस होता है ना, ये सिर्फ 2 दिन का होता है एक लिस्ट के लिए। आज लिस्ट निकली तो 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको एडमिशन लेने के लिए। अगर 2 दिन तक नहीं ले पाए, सेकंड लिस्ट निकल जाएगी, आप बाहर। ये नहीं सोचना कि आज लिस्ट निकली है तो 1 हफ्ते के बाद जाएंगे। नो, सिर्फ 2 या 3 दिन बस, इससे ज़्यादा तो कभी टाइम नहीं ना मिलता। एक लिस्ट का 2 या 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं होगा।
अगर उस टाइम के बिटवीन ले लेते हो एडमिशन ओके, नहीं लेते हो तो छुट्टी। फिर वो बाद में देखा जाएगा, आपका नंबर आता नहीं आता, वेकेंट सीटें होती नहीं होती, वो तो आप बाद में जानते हो। एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप ट्रांसफ़र हो सकते हो। सपोज़ करो आपका आज इंग्लिश की लिस्ट में नेम आता है, आप एडमिशन ले लेते हो। कल सेकंड लिस्ट निकलती है फिजिक्स की, आपका उसमें नाम आ जाता है, तो आप कहोगे कि यार मैंने तो इंग्लिश में एडमिशन ले ली, पैसा भी दे दिया, मैं तो फिजिक्स करना चाहता हूँ, तो आप ट्रांसफ़र हो सकते हो। ठीक है, इंग्लिश से सीधा फिजिक्स के अंदर आ जाओगे, जो पैसा वहाँ दिया था वो पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट इन बिटवीन एडमिशन प्रोसेस के। ठीक है, तो ये ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, जहाँ पे नंबर आता है ले लो एडमिशन। बाद में अगर किसी और कोर्स में, आपके पसंद के कोर्स में अगर नंबर आ जाता है तो आप ट्रांसफ़र करा सकते हो अपनी सीट। वहाँ से इंग्लिश की सीट एक वेकेंट हो जाएगी, आप सीधे वहाँ पे आ जाएंगे, वो जो वेकेंट होगी सीट उसकी फिर से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बाकी ये मैंने पहले बता दिया, सेपरेट इंटीमेशन किसी को भी नहीं बताने मिलने वाली। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो नोडल डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंट्स वही होंगे जो आपके पास होंगे, वही एंटरटेन किए जाए, ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है, फिर एक वार्निंग दी हुई है कि आपने अभी जो एप्लीकेशन फार्म फिल कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि एडमिशन मिलनी ही मिलनी है, एडमिशन तो मेरिट पे मिलेगी। ठीक है, ये नहीं मत सोचना कि मैंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो बस मुझे मिलेगी। मेरिट में आओगे तो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर कुछ भी गलत भर दिया, मैंने पहले भी कहा था, फार्म के अंदर कुछ भी गलत भर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कुछ बच्चे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कुछ बच्चे गलत मार्क्स अपलोड कर देते हैं, एरर कोई भी आया, गलती कोई भी आई एप्लीकेशन फॉर्म में, काम वहीं ख़त्म है, दूसरी बात ही किसी ने नहीं सुननी। ठीक है, अपील का मैंने बताया, अपील आप कर सकते हो। ठीक है, वो लास्ट में होती है, अगर आपकी एडमिशन थी आप नहीं ले पाए, सीट वेकेंट है, तो आप अपील कर सकते हो। आगे चीज़ ये है कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी एडमिशन के लिए। एक सीट के लिए बड़े सारे बच्चे आ जाते हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसको दी जाती है जो जम्मू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, या फिर जम्मू प्रोविंस के अंदर की यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट है। ठीक है, उसने यहाँ से जो ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट जिसने बाहर से ग्रेजुएशन की है बट मार्क्स उसके 60% से ज़्यादा होने चाहिए, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, पहली प्रेफरेंस उनको मिलेगी जिन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी या जम्मू डिवीज़न के अंदर ग्रेजुएशन की होगी, उनको पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकंड प्रेफरेंस उनको मिलेगी जो बच्चा जम्मू स्टेट से बाहर से ग्रेजुएशन करके आता है, लेकिन जो बाहर से करके आता है उसके 60% मार्क्स होने चाहिए जम्मू मिनिमम। अगर 60% से बिलो है तो फिर तो वो बाहर है उसी वक्त, चाहे लिस्ट में नंबर भी आ जाता है तब भी बाहर है। ठीक है, तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने डिवीज़न के अंदर यूनिवर्सिटी, अपनी स्टेट के अंदर की यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट्स हो तो पहली प्रेफरेंस आपकी होगी, अदरवाइज आपको 60% मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे दी हुई है सारी। रिजर्व कैटेगरी के एफिडेविट आपको देने पड़ेंगे। अंडरटेकिंग, अभी जो फॉर्म के नीचे एक अंडरटेकिंग मैंने बताया था आपको कि कौन सा एफिडेविट बना के अपलोड करना है, तो अंडरटेकिंग भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आपको एडमिशन मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्टल भी मिलेगा। ठीक है, ये भी सोच लेना, हॉस्टल के लिए भी मेरिट होता है। हाँ, हर एक कोर्स के लिए हॉस्टल की कुछ सीट्सें होती हैं, 1-2 सीटें होती हैं, और वो 1-2 जो हाईएस्ट मेरिट में आएगा उसी को हॉस्टल मिलता है। ये नहीं है कि 30 बच्चों ने एडमिशन ले लिया और 30 बच्चे कहेंगे कि हॉस्टल मिल जाएगा, ये भी नहीं होता। हॉस्टल का भी समझ लो एक किस्म का मेरिट ही है, हर जगह मेरिट ही चलता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। तो आज की वीडियो में बस इतना सा है कि ये एडमिशन प्रोसेस है। कल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है।
ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कौन से कोर्सेज़ करने को मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर जो डिग्री कॉलेजेस या सब कैंपस में है वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी तो ही कोर्सेज़ आप कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।